नमस्कार। आप सभी आदरणीय पेंशनधारकों, सम्मानित वरिष्ठ नागरिकों और देश के कोने कोने से जुड़े हमारे सभी प्रिय दर्शकों का एक बार फिर से हम आपके अपने भरोसेमंद समाचार चैनल पर इस विशेष, इस ऐतिहासिक और इस धमाकेदार वीडियो बुलेटिन में तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आज का यह दिन, आज की यह वीडियो EPS 95, EPS 95 पेंशनधारकों के दशकों लंबे संघर्ष के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होने जा रही है। आज हम सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि एक महाविश्लेषण, एक गहरी पड़ताल लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था, हमने आपको उस ऐतिहासिक पत्र के बारे में जानकारी दी थी जो श्रम मंत्रालय, लेबर मिनिस्ट्री की ओर से राष्ट्रीय संघर्ष समिति, नेशनल एजुटेशन कमिटी NAC को प्राप्त हुआ है। हमने उस पत्र का एक प्रथम दृष्टि विश्लेषण, फर्स्ट साइट एनालिसिस, आपके सामने रखा था। लेकिन दोस्तों, आज हम उस विश्लेषण को एक कदम नहीं, बल्कि 10 कदम आगे ले जाने वाले हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि उस पत्र के मिलने के बाद खुद NAC के राष्ट्रीय नेतृत्व का, जी हां, खुद कमांडर अशोक रावत जी का इस पर क्या कहना है। कल देर रात जो एक महत्वपूर्ण ज़ूम मीटिंग संपन्न हुई, उसमें कमांडर अशोक रावत जी ने इस पत्र के एक एक शब्द का, एक एक पंक्ति का जो विश्लेषण किया है, जो इसका गहरा तात्पर्य और मतलब समझाया है, वह आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। यह पत्र क्या महज एक कागज का टुकड़ा है? क्या यह सरकार की तरफ से दिया गया एक और लॉलीपॉप है, या यह वास्तव में करोड़ों पेंशन धारकों की एक अभूतपूर्व जीत है? क्या यह इस बात का संकेत है कि आपके खाते में जल्द ही बढ़ी हुई पेंशन आने वाली है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर यह एक जीत है तो अगला कदम क्या है? क्या NAC अब अपना आंदोलन समाप्त कर देगी, या फिर जैसा कि कमांडर साहब ने कहा है, यह तो बस एक पड़ाव है, असली मंजिल अभी बाकी है? आज हम इन सभी सवालों के जवाब खुद कमांडर अशोक रावत जी और NAC के शीर्ष नेतृत्व की जुबानी सुनेंगे और उसका एक विस्तृत, गहरा और सटीक विश्लेषण करेंगे। हम आज NAC के अगले मास्टर प्लान का भी खुलासा करेंगे, जो दिवाली के ठीक बाद लागू होने वाला है। एक ऐसा प्लान जो सरकार को आपकी मांगें पूरी करने पर मजबूर कर देगा। इसलिए हम आप सभी आदरणीय पेंशनधारकों से, सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करते हैं, यह निवेदन करते हैं कि आज की इस वीडियो को आप एक सेकंड के लिए भी, एक पल के लिए भी स्किप करने की गलती मत कीजिएगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक, एक एक शब्द को, एक एक विश्लेषण को बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। यह आपके हक की लड़ाई की सबसे महत्वपूर्ण घड़ी है। यह आपके सम्मान और आपके अधिकार से जुड़ी सबसे बड़ी खबर है। और हां, अगर आप आज पहली बार हमारे इस चैनल पर पधारे हैं, पहली बार हमारी आवाज सुन रहे हैं, या अब तक आपने हमारे इस परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी के अभी नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ में जो घंटी बेल आइकॉन है, उसे दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि EPS 95 पेंशन से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट, हर महत्वपूर्ण खबर इसी तरह सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे सटीक विश्लेषण के साथ आप तक पहुंचती रहे। और अगर आपको हमारी यह मेहनत, हमारा यह प्रयास और आज की यह खबर जरा सी भी पसंद आए, तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाइएगा और इसे अपने सभी पेंशन धारक मित्रों, दोस्तों, साथियों और व्हाट्सएप एवं फेसबुक ग्रुप्स में इतना शेयर कीजिए कि यह आवाज, यह विश्लेषण देश के हर एक EPS 95 पेंशन धारक तक पहुंच जाए। चलिए, अब और विलंब न करते हुए शुरू करते हैं आज का यह महाविश्लेषण। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, पिछले वीडियो में हमने उस पत्र पर चर्चा की थी जो श्रम मंत्रालय की ओर से NAC को भेजा गया। उस पत्र में क्या लिखा था, कौन सी मांगों का जिक्र था और कौन सी मांगों का नहीं, इसका हमने आपको एक संक्षिप्त विवरण दिया था। लेकिन अब उस पत्र का असली मतलब, उसका असली वजन खुद NAC के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय कमांडर अशोक रावत जी ने कल हुई ज़ूम मीटिंग में समझाया है। आइए उनके विश्लेषण के मुख्य बिंदुओं को एक एक करके समझते हैं। कमांडर अशोक रावत जी ने अपनी बात की शुरुआत करते हुए सबसे पहले यह स्पष्ट किया कि यह जो पत्र आज मिला है, वह सीधे तौर पर CPFC सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की तरफ से है। जी हां, इस पर माननीय मंत्री जी के हस्ताक्षर, सिग्नेचर नहीं है। लेकिन, और यह लेकिन
बहुत महत्वपूर्ण है। यह पत्र मंत्री जी की तरफ से ही सीपीएफसी ने लिखा है, यानी यह कोई साधारण बाबू या अधिकारी का पत्र नहीं है। यह ईपीएफओ के सर्वोच्च अधिकारी द्वारा माननीय श्रम मंत्री के निर्देश पर जारी किया गया एक आधिकारिक दस्तावेज, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। इस पत्र की सबसे पहली और सबसे बड़ी बात जिसने एनएसई के और देश के करोड़ों पेंशनधारकों के स्वाभिमान को बढ़ाया है, वह क्या है? कमांडर साहब के शब्दों में सरकार ने और ईपीएफओ ने इस पत्र में यह आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली लिखा है, यह माना है कि हमारा संगठन यानी कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएसी ईपीएस 95 के कर्मचारियों और पेंशनरों के प्रति सबसे ज्यादा जागरूक है और उनके हित की सबसे ज्यादा चिंता करता है। दोस्तों, यह कोई छोटी बात नहीं है, यह एक ऐतिहासिक क्षण है। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर यह रिकॉग्नाइज किया है, यह माना है। कमांडर साहब ने कहा कि यह आप सभी के लिए, हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है। सोचिए, पूरे देश में कितने ही संगठन होंगे, कितने ही लोग प्रयास कर रहे होंगे, लेकिन हमारे संगठन को यानी राष्ट्रीय संघर्ष समिति को ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सीपीएफसी ऑफिस की तरफ से यह ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिलना, यह मान्यता मिलना कि इतना बड़ा संगठन जो हमारा बना है और जो हम सब मिलकर, आप सब मिलकर जो यह प्रयत्न कर रहे हैं, सरकार ने उसकी न केवल जागरूकता दिखाई है बल्कि उसकी तारीफ भी की है। ये हमारा, आपका, हम सबका एक बहुत बड़ा सम्मान है। यह इस बात का सबूत है कि जमीन पर किया गया आपका संघर्ष, आपके धरने, आपके प्रदर्शन, आपके झांपन, सब कुछ सरकार की नजरों में है और सरकार अब आपकी इस संगठित शक्ति को अनदेखा नहीं कर सकती। यह आपके संघर्ष की पहली और सबसे बड़ी नैतिक जीत है। इसके बाद कमांडर अशोक रावत जी ने उस पत्र के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इस पत्र में हमारी चारों मांगों के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। जी हाँ, आपकी सभी 4 प्रमुख मांगें, जिनमें न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, महंगाई भत्ता, मेडिकल सुविधा और हायर पेंशन का मुद्दा शामिल है, उन सभी के बारे में जिक्र है। और जिक्र ही नहीं है, सरकार ने यह लिखित रिटन में दिया है। मैं इस शब्द पर जोर देना चाहता हूँ, लिखित में। कमांडर साहब ने याद दिलाया कि अब तक जब भी वे मंत्री जी से या अधिकारियों से मिलते थे तो उन्हें ऑरली यानी मौखिक रूप से, ज़बानी तौर पर आश्वासन दे दिया जाता था, कह दिया जाता था कि हाँ हम कर रहे हैं, हाँ हम देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ज़बानी बात का, मौखिक आश्वासन का कोई वजूद नहीं होता। आज कही बात कल भुलाई जा सकती है, लेकिन आज इतिहास में पहली बार सरकार ने यह राइटिंग में दिया है, लिखित में दिया है कि आप लोगों की जो मांगें हैं उन पर गवर्नमेंट बहुत सेंसिटिव तरीके से, यानी बहुत ही संवेदनशीलता के साथ उच्च लेवल, हाई लेवल पर विचार कर रही है। यह 2 शब्द, सेंसिटिव और उच्च लेवल, इस पूरे पत्र का सार है। सेंसिटिव यानी संवेदनशील होने का मतलब है कि सरकार अब आपकी पीड़ा को, आपकी तकलीफ को, इस महंगाई में आपके गुजारे की मुश्किल को महसूस कर रही है, उसे समझ रही है। यह महज एक प्रक्रिया नहीं है, यह एक मानवीय संवेदना है जो सरकार ने कागज पर उतारी है। और दूसरा शब्द, उच्च लेवल, हाई लेवल, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपकी फाइल, आपके पेंशन का मुद्दा अब किसी छोटे मोटे अधिकारी की मेज पर या ईपीएफओ के दफ्तर में धूल नहीं फांक रहा है। उच्च लेवल का सीधा मतलब है कि यह फैसला अब मंत्री समूह, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री और प्रधानमंत्री कार्यालय, पीएमओ के स्तर पर हो रहा है, जहां से असली निर्णय लिए जाते हैं। कमांडर साहब ने आगे बताया कि पत्र में यह भी लिखा है कि जल्द ही आपकी मांगें पूरी होंगी, ऐसी उन्हें आशा है। दोस्तों, यह जो पूरा सार है, यह जो पूरा कम्युनिकेशन है, यह दिखाता है कि जो हमारा उद्देश्य था, जो एनएसई का लक्ष्य था, कि सरकार की तरफ से कोई ज़बानी लॉलीपॉप नहीं, बल्कि एक रिटर्न कम्युनिकेशन, एक रिटर्न कमिटमेंट यानी एक लिखित प्रतिबद्धता मिले, वह आज पूरा हो चुका है। कमांडर अशोक रावत जी ने इसके लिए देश के सभी पेंशनधारकों को, संघर्ष के एक एक सिपाही को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। लेकिन दोस्तों, क्या इसका मतलब यह है कि लड़ाई खत्म हो गई? क्या हम अब घर बैठ जाएं? इस पर कमांडर अशोक रावत जी ने जो कहा,
वह इस मीटिंग का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे निर्णायक और सबसे जरूरी संदेश है। उन्होंने स्पष्ट, ऊंचे और दृढ़ स्वर में कहा। अभी उसके बाद यह हुआ सरकार की तरफ से हमें आश्वासन लिखित मिलने की बात, लेकिन अभी तक यह बात भी सच है कि हमें कुछ मिला नहीं है। जी हां दोस्तों, पत्र मिला है, आश्वासन मिला है, लेकिन पैसा यानी बढ़ी हुई पेंशन अभी तक आपके बैंक अकाउंट में नहीं आई है। इसलिए कमांडर अशोक रावत जी ने ऐलान किया, इसलिए हमारा आंदोलन रुकेगा नहीं, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने साफ कर दिया कि यह पत्र, यह लिखित आश्वासन एक चॉकलेट नहीं है जिसे खाकर हम चुप हो जाएं। उन्होंने झूम मीटिंग में किसी की आवाज आने पर कहा, आवाज बंद कर दीजिए। यह दर्शाता है कि वे इस संदेश को लेकर कितने गंभीर थे। उन्होंने दोहराया, तो ये हमारा जो आंदोलन है यह जारी रहेगा। एमपी को मिलना, सभाएं करना, संघर्ष करना, डेमोन्स्ट्रेशन करना, यह तब तक जारी रहेगा जब तक हमें हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आता है। यह है एनआईसी का स्टैंड, यह है कमांडर अशोक रावत जी का संकल्प। उन्होंने माना कि यह एक बहुत अच्छा माइलस्टोन है, एक बहुत बड़ा पड़ाव है कि हमें लिखित पत्र मिला है और इस पर गवर्नमेंट ने हमें आश्वासन दिया है कि हमारी पेंशन बढ़ने जा रही है। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि पत्र में मेडिकल फैसिलिटीज का भी उल्लेख है और हायर पेंशन का भी उल्लेख है। यह सब बहुत सकारात्मक है। लेकिन यह सब हुआ कैसे? यह लिखित पत्र सरकार ने क्यों दिया? इसका श्रेय भी कमांडर अशोक रावत जी ने आप सभी को, जमीन पर संघर्ष कर रहे पेंशनधारकों को दिया। उन्होंने हाल ही में हुए सफल आंदोलनों को याद किया। उन्होंने कहा कि यह पत्र हमारे पत्र के प्रति एक सम्मान है, हमारे संगठन के प्रति एक सम्मान है। उन्होंने दिल्ली में हुए आंदोलन का जिक्र किया, जहां श्रीमान गंगाल साहब के नेतृत्व में, राजीव जी के नेतृत्व में और अन्य सभी साथियों के नेतृत्व में एक बेहतरीन कार्यक्रम हुआ। उन्होंने बताया कि कैसे दिल्ली की टीम ने पुलिस स्टेशन से परमिशन लेने से लेकर अंत तक उस आंदोलन को सफल बनाया। उन्होंने नाजिर जी की प्रशंसा की, जिन्होंने मीडिया को बहुत अच्छी तरह से संभाला। उन्होंने विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के भाइयों को बधाई दी, जो बहुत बड़ी संख्या में बड़ी संगठन में आए। साथ ही राजस्थान की टीम, दिल्ली की टीम, मध्य प्रदेश की टीम, महाराष्ट्र की टीम, इन सभी टीमों ने जो भाग लिया, जो सहयोग किया, उन सबका उन्होंने अभिनंदन किया। और दोस्तों, इसी जमीनी संघर्ष का, इसी दबाव का इफेक्ट क्या पड़ा? प्रभाव यह पड़ा, जैसा कि आपने भी देखा होगा, कि सीबीटी मीटिंग के दिन यानी 13 अक्टूबर को जब माननीय श्रम मंत्री जी जा रहे थे, तो हमारे सभी भाई, सभी पेंशनधारक वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। मंत्री जी ने उस हुजूम को देखा, उस आवाज को सुना और उन्होंने तुरंत कमांडर साहब को वहां बुलाया और उनसे चर्चा की। यह है जमीनी आंदोलन की ताकत, और यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। उस मीटिंग का परिणाम यह हुआ कि उसके अगले ही दिन यानी 14 अक्टूबर को फिर से माननीय श्रम मंत्री जी ने एनएसई के प्रतिनिधिमंडल को, कमांडर साहब और उनकी टीम को मिलने के लिए विशेष समय दिया। उसी झूम मीटिंग में एक अन्य वरिष्ठ एनएसई पदाधिकारी ने इस विश्लेषण को आगे बढ़ाया और 14 अक्टूबर की मीटिंग की अंदर की बात बताई। उन्होंने बताया कि 14 अक्टूबर को जो हुआ वह अभूतपूर्व था। उन्होंने बताया कि हम लोगों का यानी ईपीएस 95 पेंशनरों का जो प्रोपोजल है, उसे माननीय मंत्रिमंडल समूह, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जोअम की बैठक में भेजा गया है। उन्होंने कहा कि यह आप सबका सौभाग्य है कि 14 अक्टूबर को ठीक 1 बजे श्री सोमनाथन जी, जो कि एक बहुत बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने माननीय कमांडर साहब को बुलाया। उनके साथ बहुत ही सकारात्मक, पॉजिटिव चर्चा हुई। बाद में श्रम मंत्री जी के साथ में भी विस्तृत चर्चा हुई और इन्हीं 2 दिनों की बैठकों का यानी 13 और 14 अक्टूबर के संघर्ष और संवाद का यह नतीजा है कि आज यह पत्र, यह लिखित आश्वासन आपके हाथों में है। उस पदाधिकारी ने जोर देकर कहा, आज जो आपने पत्र जो है देखा होगा, वो पत्र जो बहुत महत्वपूर्ण पत्र है। बहुत सारी बातें सब नेगेटिव रहती थीं, लेकिन आज के पत्र के द्वारा आप सबके पुण्य, पुरुषार्थ से, सबके सौभाग्य से आज एटीट्यूड जो है
पूरा का पूरा ईपीएफओ का बदल चुका है। दोस्तों, यह एक बहुत बड़ी बात है। ईपीएफओ, जो कल तक पेंशनरों को परेशान करने के लिए जाना जाता था, आज उसका रवैया, उसका एटीट्यूड आपकी मांगों के प्रति सकारात्मक हो गया है। वह बदल चुका है। उन्होंने आगे कहा कि यह जो पत्र है, यह कम मंत्री जी की कमिटमेंट है। उन्होंने पेंशनरों से आग्रह किया, आप देखिए उसको, पढ़िए बार बार, एक एंगल से मत देखिए आप, एक कमिटमेंट है। यानी इस पत्र को केवल एक सूचना पत्र की तरह न पढ़ें। यह एक नकारात्मक दस्तावेज नहीं है, यह एक सकारात्मक प्रतिबद्धता है, एक वादा है जो अब लिखित में आ गया है। लेकिन अब आगे क्या? पत्र मिल गया, कमिटमेंट मिल गई, एटीट्यूड बदल गया, तो अब एनएसी का अगला कदम क्या है? यहां पर एनएसी ने अपनी असली रणनीति, स्ट्रैटेजी का खुलासा किया। उसी पदाधिकारी ने स्पष्ट किया, अब 2 चरण, 2 फेजेस और हमारे बाकी हैं। उन्होंने कमांडर साहब की बात को दोहराते हुए कहा, लेकिन जब तक माननीय कमांडर साहब के आदेश के अनुसार, जब तक हमारी जेब में पैसे नहीं आते हैं, जब तक हमारी जेब में पेंशन नहीं आती है, तब तक जो है हमारा आंदोलन चलता रहेगा। तो इन 2 चरणों को पूरा करने के लिए क्या करना होगा? यहां पर जूम मीटिंग में एनएसी की ओर से, कमांडर साहब की ओर से, नरक साहब की ओर से और पूरी केंद्रीय टीम की ओर से देश भर के पेंशन धारकों के सामने एक प्रपोजल रखा गया। वह प्रस्ताव क्या है, उसे आप ध्यान से सुनिए। यह एनआईसी का अगला मास्टर स्ट्रोक है। प्रस्ताव यह है, 2 चरण हमने पूरे किए, 1 चरण हमको दिवाली के बाद में पूरा करना है। वो प्रस्ताव यह है कि मंत्रिमंडल समूह, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में जितने भी हमारे मंत्रीगण हैं, उन सबको घेराव का कार्यक्रम हमको करना पड़ेगा दिवाली के तुरंत बाद। जी हां दोस्तों, यह है एनआईसी का तीसरा चरण, 3rd फेज। दिवाली तक सरकार को समय दिया जा रहा है, शांति का, उत्सव का समय है, लेकिन दिवाली के तुरंत बाद 1 दिन का भी आराम नहीं। एनआईसी का प्लान है चरण 3 को लागू करना, और यह चरण है उन सभी बड़े बड़े मंत्रियों का घेराव करना जो उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में शामिल हैं जिनके पास आपकी फाइल अंतिम निर्णय के लिए भेजी गई है। यह घेराव सिर्फ दिल्ली में नहीं होगा, यह देशव्यापी होगा। उन मंत्रियों के घरों पर, उनके दफ्तरों पर, उनके संसदीय क्षेत्रों में हर जगह पेंशन धारक पहुंचेंगे और उनसे एक ही सवाल करेंगे, हमारी फाइल का क्या हुआ, हमारा पैसा कब मिलेगा। यह एक ऐसा दबाव बनाने की रणनीति है जिससे सरकार को निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और इसके बाद आएगा चौथा चरण, 4th फेज। उन्होंने कहा, और चौथे चरण में हमारा इम्प्लीमेंटेशन हो, यानी तीसरा चरण होगा अंतिम और निर्णायक दबाव बनाने का, और चौथा चरण होगा उस निर्णय को लागू करवाने का, यानी आपके खाते में पैसा डलवाने का। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह प्रोग्राम, यह पूरी रणनीति आप सबको पूछकर ही तैयार की जाएगी। अंत में उन्होंने एक बार फिर सभी को आश्वस्त किया कि माहौल बहुत सकारात्मक है, अभी सभी चीजें पॉजिटिव हैं। श्रम मंत्री जी पूरे पॉजिटिव हैं। हम उनका विशेष आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने बताया कि मंत्री जी ने कमांडर साहब की बात बहुत ध्यान से सुनी और बहुत कुछ उन्होंने बताया है जो शायद सार्वजनिक रूप से अभी नहीं बताया जा सकता, जो हम आपको नहीं समझा सकते हैं। लेकिन मीटिंग का सार यह था कि माननीय कमांडर साहब ने मंत्री जी से साफ एक ही बात कही, सर, आप जो मिनिमम पेंशन डीए के साथ में जोड़ने की बात कह रहे हैं, इसको करके दिखा दीजिए, इसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों, यह है पूरा विश्लेषण, यह है एनआईसी की सोच और यह है एनआईसी की अगली रणनीति। श्रम मंत्रालय की ओर से जो पत्र आया है वह कोई मामूली पत्र नहीं है। यह एनआईसी के और आपके संघर्ष की एक बहुत बड़ी जीत है। यह पहली बार मिला एक लिखित कमिटमेंट है। यह इस बात का सबूत है कि सरकार ने एनआईसी को ईपीएस 95 पेंशनरों की सबसे बड़ी और सबसे जागरूक आवाज मान लिया है। यह इस बात का सबूत है कि आपकी फाइल अब उच्च लेवल पर है और सरकार आपकी मांगों के प्रति संवेदनशील है। लेकिन जैसा कि कमांडर अशोक रावत जी ने स्पष्ट कर दिया है, यह एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। यह एक माइलस्टोन है, डेस्टिनेशन नहीं। मंजिल तो उसी दिन मिलेगी जिस दिन आपके बैंक खाते में बढ़ी हुई पेंशन का एरियर के साथ पहला मैसेज आएगा। और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए एनआईसी ने अपना अगला कदम तय कर लिया है। चरण 3 और चरण 4। दिवाली के तुरंत बाद
ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का घेराव करने की एक बड़ी देशव्यापी तैयारी शुरू हो चुकी है। एनएससी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सरकार को जो यह सकारात्मक रुख अपनाना पड़ा है वह इसे जल्द से जल्द कार्यान्वयन इम्प्लीमेंटेशन में बदले। बाकी आप सभी आदरणीय पेंशनधारक इस पूरे विश्लेषण के बारे में, श्रम मंत्रालय के इस पत्र के बारे में और राष्ट्रीय संघर्ष समिति नेसी के इन अथक प्रयासों और इस नई रणनीति के बारे में क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? क्या आप कमांडर अशोक रावत जी की इस बात से सहमत हैं कि यह एक बड़ी जीत है लेकिन आंदोलन अभी जारी रहना चाहिए? क्या आप एनएससी के चरण 3 यानी दिवाली के बाद मंत्रियों के घेराव के इस कार्यक्रम का समर्थन करते हैं? आपकी जो भी राय हो, जो भी आपके विचार हों, जो भी आपके मन में सवाल हों, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आपके हर एक कमेंट को हम पढ़ते हैं और वह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम अपने इस चैनल की ओर से आप सभी को, आपके पूरे परिवार को दिवाली के इस पावन पर्व की अग्रिम एडवांस में ढेरों शुभकामनाएं विशेष देते हैं। हम ईश्वर से, उस परमपिता परमेश्वर से यही कामना करते हैं कि यह दिवाली आपके जीवन में नई रोशनी लेकर आए। हम कामना करते हैं कि जल्द से जल्द इसी साल ईपीएस 95वें पेंशन धारकों की सभी 4 सूत्रीय मांगें पूरी हों और अगली दिवाली आने से पहले आप सभी एक सम्मानजनक पेंशन के साथ एक आत्मनिर्भर और स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हों। इसी कामना के साथ आज के इस विशेष वीडियो बुलेटिन को हम यहीं पर विराम देते हैं। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे एक और नई वीडियो में, एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।